in many parts of India, but I saw Bihar is still half done, half undone. अभी भी हमको लगता है कि स्थिति बाकी राज्यों में, दिल्ली में तो हमको दिखाई देता है कि चीजें थोड़ी रुकी हैं, कम हुई हैं, लेकिन बिहार में तो हमने अभी भी देखा, रात में स्टडी के बाद जब अपने निवास पर आते थे तो रास्ते पर मैंने देखा कि अभी डिफिकेशन, ओपन डिफिकेशन इज स्टिल प्रिवेलेंट इन मेनी पार्ट्स। तो कहने का अर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बुनियादी सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, तो इट इज नॉट मियरली इन बुक्स। Constitution is organic. It is like flowing of a blood. If the blood does not flow and gets clotted, that will create a disease in the body. In the same way, if the different organs of the government do not function properly and smoothly, then it will create a disease in the polity, and that is what is happening. And surprisingly, we, the student of different discipline, especially the social science, teachers as well, are largely to be blamed. We are very casually, very conveniently blame the legislature, blame the parliamentarians, they are not doing the work. We blame the IAS officer, the executive from the minister to the lower level. We blame the judiciary as well. But is it the only responsibility of flowing the blood into the constitution is the responsibility of the executive, legislature and judiciary? Is it not our responsibility? What we have done, besides celebrating a day in a year on the name of the constitution, this constitution is adopted and created so and so much and so forth, but in the rest of the 364 days, what do? Except in the teaching in the classroom, have we taken any attempt? Have we taken any measure, any initiative in reaching out to the larger section of the society? We do not. We speak a lot. We speak very good words. But that emotions, that things which need to flow out of the classroom hardly does not move. And what is the implications? There are many NGOs which have emerged. Because we academicians who are integrated with the state do not function, then NGO came forward. They do the thing which they like to do. They also do through the mandate which is given by the funding agencies. There is a huge amount of deviations and building the narratives. आपको अगर थोड़ा बहुत रिसर्च, राजीव मल्होत्रा की एक किताब है, उसको पढ़िएगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि भारत को कुत्सित करने का, भारत को बदनाम करने की कितनी महानता के साथ हार्वर्ड और यूरोप के अलग अलग विश्वविद्यालयों में षड्यंत्र रची जाती है। और एक उनका इकोसिस्टम है। देयर आर मेनी फंडिंग एजेंसी, थिंक टैंक, कैथम हाउस, फ्रीडम हाउस, कई आप नाम सुन सकते हैं। वहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स, आपके जैसे स्कॉलर को बुलाया जाता है। वो इकोसिस्टम है। हो सकता है जेएनयू के प्रोफेसर हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, उनका नाम बहुत बड़ा है, उनके रिकमेंडेशन पर यहाँ के पीएचडी के बच्चे या एमए के बच्चे को फेलोशिप मिलती है, और फिर वहां पर वो चले जाते हैं और उनके रिसर्च यूनिट में काम करते हैं। फिर उनको नौकरी भी मिलती है क्योंकि उनके नेटवर्क बहुत जबरदस्त होते हैं। वो नैरेटिव बिल्डअप करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बिहार के इलेक्शन देखने के बाद कोई कह सकता है कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जहां पर महिलाओं ने 75% वोटिंग की हो, और यूरोपियन कंट्रीज में आज भी कई देशों में वोटिंग का परसेंटेज 55 to 60% है। अमेरिका के कुछ राज्यों में 75 नहीं पहुंचता है। महिलाओं को तो वोटिंग देने का अधिकार हम सभी जानते हैं कि कब मिला। तो कहने का अर्थ कि भारत में लोकतंत्र मरा नहीं है, भारत में लोकतंत्र निरंतर विकसित हो रहा है। लेकिन जो काम हम लोगों को करना चाहिए था, संविधान के सुविधा और सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए था, वो दूसरे के माध्यम से पहुंचता है। और दूसरे के माध्यम से पहुंचने के बीच में जो कुपोषित, जो कलुषित जो सोच है, वो उस पर आकर लागू हो जाता है। नैरेटिव्स कि भारत में सारी चीजें मृतप्राय हो रही हैं, मानवाधिकार का यहाँ पर उल्लंघन होता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज बिकम द टूल्स कि यहाँ पर लोग तो जातियों और धर्मों में बटे हुए हैं, कई ऐसी चीजें। तो इसका कारण है, अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो आप केवल लेजिस्लेचर को ब्लेम मत कीजिए।
कोई अपोजिशन पार्टी को केवल ब्लेम मत कीजिए कि उन्होंने अमेरिका में जाकर ये बोल दिया, जो उनकी सद्बुद्धि है उन्होंने बोला, वो अलग बात है, लेकिन हम क्या करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जब हम क्लासरूम से निकलकर बाहर नहीं जाएंगे, लोगों के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे और चीजों को नहीं बताएंगे, तो वो बातें एक दिन के सेलिब्रेशन से नहीं बनेगी। दिस इज द फैक्ट एंड द ब्रूट रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। व्हाट आर द अदर ग्रे एरिया while dealing with the polity and celebrating the constitution of the country? What kind of India our forefather, those who have developed the constitution, wanted to republic? हमारे constitution में लिखा हुआ कि इंडिया विल बी का प्रियम्बल ही कहता है। अब प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी, these are the three words which have moved from and taken from the great revolution which is called the French revolutions. That is true. We have very faithfully and strongly focused on equality and liberty, but we have to largely skipped our wantonly disobey to follow the spirit of fraternity. बंधुत्व को हम लोगों ने उतना तवज्जो नहीं दिया। इक्वालिटी की बातें की, लिबर्टी की बातें, क्योंकि हमको अधिकार चाहिए, हमको वो सारी सुविधाएं चाहिए जो हमें मिलनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स हमारा मुख्य तत्व है। जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है, हम लोग बाएं देखने लगते हैं कि क्या बोल रहा है, अपने आप को गांधी जी समझता क्या। ये आम पीड़ा है। हो सकता है कि मन से मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, मैं भी वही करता हूंगा। तो ये आम जो सेकंड पीढ़ी है, उन बातों को समझने की जरूरत है कि फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम fundamental duties are equally important. Unless until you do these fundamental duties, you do not have right to enjoy the fundamental rights. तो एक तो समस्या हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि दोनों के बीच में सिमेट्री, दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट होना जरूरी है। और हमें इस बात की खुशी है कि जो यंग जनरेशन है, दे आर मच बेटर देन द ओल्ड जनरेशन ऑफ माई जनरेशन। Those who are उनको जेनजी बोल दीजिए, चाहे 14 से लेकर 24-30 तक, they are much well aware. They are more sensitive to some of the issues which we have very willfully ignored. तो आगे की आने वाली पीढ़ी हमको लगता है कि इस देश को बेहतर बनाने की निश्चित रूप से कोशिश करेगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक बैलेंस की जरूरत है, जो हमें दिखाई देता है। दूसरा, our Prime Minister talks about one world, one family. That is a great philosophy, and no country in the world can dare to think about in terms of we think. वसुधैव कुटुंबकम की बात वो करते हैं। अभी G20 का समिट अफ्रीका में हुआ, उन्होंने क्या कहा कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात उन्होंने कही कि the world has to move on the line of integral humanism, and especially the South, global South जिसको हम कहते हैं। ग्लोबल साउथ कौन है? ग्लोबल साउथ वही है जो किसी समय में इंपीरियलिज्म का शिकार रहा, जो यूरोपीय शासन व्यवस्था थी, जो सैकड़ों वर्षों तक उनको गुलाम बना के रखा, जो 50 और 60 के दशक में आजाद हुए, वो ग्लोबल साउथ है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो दीनदयाल उपाध्याय का थॉट्स है, उन्होंने कहा कि कैसे विकास होगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है, साथ में मिलकर एक स्पिरिट के साथ चलने की जरूरत है, तभी हम व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ डिवाइड की बातें होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देख रहे होंगे कि एक दो स्टेट किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब भारत देश बना था और चर्चिल जो देश बनने के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन द पिलर्स ऑफ साइंस, कि बालू की भीत पर बना हुआ एक मकान है जो आने वाले समय में खुद ही ध्वस्त हो जाएगा, कि ये कास्ट और रिलीजन और डिफरेंट आइडेंटिटीज में बटा हुआ है। जो भी बुद्धिजीवी उस समय थे, उनका कि देखते हैं 75 साल बाद, 76 साल बाद अगर आप पूरे देश दुनिया की मुआयना करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि भारत
मजबूत हुआ है। नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवाइड 1950 के दशक में थे, वो डिवाइड आज नहीं है। हम नहीं करेंगे सभी चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन हमारा जो इंटीग्रेटेड जो फीलिंग था, फैटर्निटी था, वो चीजें उभर कर सामने आई हैं। यूरोप कई खंड में भी खंडित हो गया, यूगोस्लाविया कई खंड में भी बट गया, चेकोस्लोवाकिया बट गया, कई अन्य यूरोपीय कंट्रीज बट गए, और पिछले 3-3.5 सालों से यूरोप के ही रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। एक बड़े विद्वान ने हाल फिलहाल में किताब लिखी है कि what is the difference between Europe and West? I was reading not the complete book but the introduction of the book. West में narratives build up करने की एक अद्भुत कला है। They build the narratives according to their vested interest, and how they have shifted from Europe to West to exclude Russia. They do not want the Russia should be in the part of Europe, and the moment you talk about Europe, Russia is automatically included because of the geographical location. लेकिन जैसे ही हम वेस्ट बोलते हैं तो वेस्ट का मतलब होता है बिसाइड्स रसा। उसी तरीके से उनकी जो कुंठित मानसिकता थी, साउथ को वो थर्ड वर्ल्ड बोलते थे। जो आज ग्लोबल साउथ जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड था, और थर्ड वर्ल्ड का डिफिनेशन हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पश्चिमी देशों में उसको पढ़ाया जाता था और समझा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड भी एक था। उस चीज से हटकर जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ग्लोबल साउथ, उसी तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर हमारे यहाँ हजारों पीएचडी होते हैं। अफ्रीका के, इथियोपिया के जगहों के पीएचडी, अब विश्वविद्यालय जहां से मैं भी पढ़ा हूं, हमारे में से बहुत सारे दोस्त वहां से पढ़े हैं। किसी के बारे में ज्ञान अर्जित करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का कहीं न कहीं पर अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको मालूम है कि एचआरडी यूनिवर्सिटी के उस पीएचडी पर कितने हजार और लाख रुपए खर्च होते हैं। एक बच्चा जो पीएचडी करता है, भारत सरकार का पैसा खर्च होता है। हम अपने समाज को, अपने देश को ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं करते अपने पीएचडी से, तो किस तरह का समाज बनेगा? तो उसी तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को यहां पर एक मुख्य तत्व बना दिया गया। नॉर्थ को साउथ से अलग कर दिया गया, ईस्ट को वेस्ट से अलग कर दिया गया। आगे तो दोनों अलग अलग देश हैं, आर्य और अनार्य। अब नए नए रिसर्च आ रहे हैं तरह के आर्य और अनार्य के बीच में कोई अंतर ही नहीं था, सब एक है। आदिवासी और अन्य लोग, ये सारे नैरेटिव्स जानबूझकर पश्चिमी विचारकों ने, हम लोग इतिहास भी पढ़ते हैं वैसे व्यक्ति का जो इंग्लैंड में बैठे हुए किताब लिख दिया, और उस किताब को टेक्स्ट बुक के रूप में यहाँ पर पढ़ाया गया, और अभी भी पढ़ाया जाता है। हमारे दिमाग में नैरेटिव्स वही है, और हम जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उसी नैरेटिव्स के साथ उसी चीजों को हम पढ़ाते हैं। लेकिन सौभाग्य से एक सोच विकसित हुई है इस सरकार ने, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, जो भी व्यक्ति हो, उन्होंने एक सोच को विकसित किया है कि आप इस नक्शे कदम पर भी आगे बढ़ सकते हैं, इसको भी सोच सकते हैं। अब ये जिम्मेवारी नई पीढ़ी पर है कि जो सोच, जो आइडियाज इवॉल्व हुए हैं, उस पर कैसे काम कर राष्ट्र को बनाया जाए। राष्ट्र के बीच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन यूनिटी। अगर भारत भ्रमण आप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि केरला के कुछ जगहों पर आप जाएंगे, या तमिलनाडु के, हम तमिलनाडु के एक जगह पर गए, वो भी साउदर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, इन वन ऑफ द यूजीसी टीम। देन आई सॉ द नेम ऑफ द विलेज was Ahirwal. Then I had a very natural curiosity because for almost 3.5 years I taught in the Central University of Haryana, where the complete area is called Ahirwal, near the Rewari and Mahendragarh. Then I asked how come, which are the particular castes which are living there? So they are Yadav and Ahir in Tamil Nadu, and that complete area is called Ahirwal. तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों के बीच में कोई न कहीं पर सांस्कृतिक आयाम नहीं होगा? कहीं पर कोई कई रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे जो झारखंड के रेलवे स्टेशन के नाम आपको दक्षिण भारत के रेलवे स्टेशन से मिलते जुलते होंगे, हमने देखा है। तो एक इंटीग्रेशन है जिसको डिवाइड किया। अगर आप रिसर्च करेंगे तो कई नई बातें पता चलेगी। छठ पूजा को लेकर थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च शुरू किया है, और छठ पूजा के बारे में मैंने जब रिसर्च किया, एक फॉरेन ऑथर था, उससे मुलाकात हुई, जर्नलिस्ट था, और उसने कहा कि लैटिन अमेरिका के 2 देश
स्लोवाकिया और एक और देश जहां पर सूर्य की पूजा ठीक उसी रूप में की जाती है जिस तरीके से बिहार में की जाती है, यानी सुबह और शाम पूजा की जाती है। नाम उसका अलग है, नाम डिफरेंट नेम से आप गूगल कीजिए, आपको दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ कि भारतीय संस्कृति का जो आयाम है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। Sometimes we get confused when the people start talking about constitutional nationalism and cultural nationalism. They think they are different poles altogether. They are antithesis of each other, which is not. बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा व्यक्ति भारतीय संस्कृति का पोषक हमको नहीं लगता कि कोई होगा। और ओरिजिनल संविधान को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो हर एक चैप्टर के बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अब शायद मार्केट में भी अवेलेबल है, छोटे रूप में भी और बड़े रूप में भी। बड़ा वाला तो करीब 15-16 किलो का है, उठाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटे रूप में भी वो आ गया। हर चैप्टर के बाद फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत के ईश्वर का, भारत के संस्कृति का एक पिक्चर लगा हुआ था। जानबूझकर एक रिजीम को लगा कि इससे तो धर्म को बढ़ावा मिलेगा, एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा मिलेगा, और उस पेज को हटा दिया गया इन पब्लिक डोमेन से। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो आज भी है और वो अब फिर से सर्कुलेट होना शुरू हुआ है। तो कल्चरल नेशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, दे आर द सेम एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द सेम स्पिरिट। उसी तरीके से कई ऐसी बातें हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमको सिखाती हैं, लेकिन उस सीखने और सिखाने में हमारा प्रयास केवल यही होना चाहिए आप लोगों से, विशेषकर यंग पीढ़ी से, कि आप उसको आत्मसात करें और केवल क्लासरूम तक ना रखें, उसको पब्लिक डोमेन में ले जाएं। नहीं तो होगा क्या कि एनजीओ वाले आएंगे और बाहरी परिवेश के आधार पर जो उनका एजेंडा है, भारत का गलत चित्रण करेंगे, संविधान का गलत व्याख्या करेंगे, और वो नैरेटिव्स हमारे एकेडमिक्स में बनकर टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाया जाएगा, और हम साल में एक बार इस तरह का संविधान दिवस मनाएंगे, और हमारा देश उन सारी बुराइयों से, जो हमने कहा कि ब्लड अगर रुक जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग होगा, और ब्लड क्लॉटिंग होगा तो वो डिजीज को जन्म देगा, और वो डिजीज हमारे पॉलिटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।